नमस्कार। मैं एक बार फिर से रामानुजन कॉलेज का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस व्याख्यान माला के लिए आमंत्रित किया। आज का विषय है टेक्नोलॉजी जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में किस तरह से उसका एक हिस्सा बनी हुई है। मैं अपने आप को कलाओं की दुनिया तक सीमित रखूँगा और उसमें भी मुख्य रूप से रंगमंच को केंद्र में रखूँगा। ज़रूरत पड़ी तो दूसरी कलाएँ जैसे चित्रकला, संगीत तो आएगा ही आएगा, उनका भी हम समावेश करते हुए चलेंगे। इस व्याख्यान को 3 अलग-अलग भाग में बाँटकर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला भाग है रंगमंच की दुनिया में प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का इतिहास क्या है। दूसरा भाग प्रौद्योगिकी के अलग-अलग पक्ष हमारे क्षेत्र रंगमंच में किस तरह से अपना योगदान देते हैं। और तीसरा भाग है आज़ादी के 75 वर्षों में जितना भी रंगमंच का विकास हुआ है, उसमें अलग-अलग दौर में टेक्नोलॉजी ने किस तरह से अपना हस्तक्षेप किया। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये व्याख्यान 3 बराबर-बराबर हिस्सों में बँटा हुआ रहेगा। तो हम शुरू करते हैं रंगमंच की दुनिया में टेक्नोलॉजी कब आई, कैसे आई। हमारे यहाँ पर नाटक और रंगमंच की पहली किताब है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। कहा जाता है कि कम से कम 2-2.5 हज़ार साल पहले इसकी रचना की गई। उसके पहले ही अध्याय में भरत लिखते हैं कि ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है और ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कि नाट्य में नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी तरह की कलाएं, जितनी भी तरह का शिल्प, जितनी भी तरह की तकनीक, वो सब रंगमंच का अनिवार्य हिस्सा हैं। इसी के साथ हम लोग अभिनेता की जो परिभाषा हमारे यहाँ मिलती है, अभिनेता के लिए हमारे यहाँ भरत शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वयं भरत शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। भ से भाव, र से राग और त से ताल। अर्थात एक अभिनेता में सबसे पहले भाव अर्थात अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन की पावर होनी चाहिए। जाहिर है कि एक्सप्रेशन की पावर तभी होगी जब उसके अंदर राग होगा। राग अर्थात संवेदना, सेंटिमेंट्स, अनुभूति और
भाव भी उसके पास है, राग भी उसके पास है, लेकिन अगर उसको ताल की जानकारी नहीं है तो ये दोनों पहले गुण कोई मायने नहीं रखते। अर्थात अंततः रंगमंच में कला होते हुए भी तकनीक का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्यों तकनीक का योगदान इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि रंगमंच जीवन की पुनर्रचना मंच पर करता है। जाहिर है कि हम जीवन को बिल्कुल हूबहू उसी रूप में मंच पर नहीं प्रस्तुत कर सकते। उसमें से कितना प्रस्तुत करना है और कैसे प्रस्तुत करना है, ये हम रंगकर्मियों को अगर उसका व्याकरण नहीं मालूम होगा, उसकी तकनीक नहीं मालूम होगी, तो ये कभी संभव नहीं हो सकता कि हम अच्छा रंगकर्म कर पाएँ। यही तकनीक शब्द बाद में प्रौद्योगिकी के आने के बाद टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है। ये तो हमारे यहाँ 2-2.5 हज़ार साल पहले मैंने संकेत किया कि किस तरह से रंगमंच में तकनीक को लेकर बात किया गया है। अगर हम पश्चिम में भी देखें तो वहाँ पर ईसा से 600 शताब्दी पूर्व जिस यूनानी रंगमंच की शुरुआत हुई, हालांकि वो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में खुले में दर्शकों के सामने हो रहा था, इसके बावजूद उस वक्त उनके पास जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी उसका उनके रंगमंच में प्रयोग किए जाने का उदाहरण मिलता है। सबसे पहले तो उनके यहाँ एक शब्द मिलता है डुएक्स मशीना। डुएक्स मशीना आज की क्रेन या पुली से मिलता जुलता एक यंत्र होता था, जिसकी सहायता से वे लोग देवता जैसे पात्रों को, जो कि इस दुनिया के पात्र नहीं हैं, उनको मंच की छत पर उतार सकते थे। अर्थात कहीं ना कहीं अपने प्राकृतिक संसाधनों में भी उन्होंने दर्शकों को विश्वास दिलाने के लिए इस तरह की तकनीक को ढूंढ निकाला था। फिर हम देखते हैं कि उनके मंच पर पूरी तरह से खाली रंगमंच है, इसके बावजूद इतिहासकारों का मत है कि वहाँ पर कुछ दृश्य सज्जा के बहाने से भी वो लोग कुछ युक्तियाँ प्रयोग में लाते थे, जिनमें पेरियक तोई जैसे प्रिज्म के 3 हिस्सों को पेंट करके और एक चक्र पर उसको स्थापित करके वो मंच के पीछे रख देते थे, और जब जिस दृश्य की ज़रूरत होती थी उस चक्र पर वही कांच सामने आ जाता था। ऐसा भी इतिहास की पुस्तकों में ग्रीक रंगमंच को लेकर उल्लेख मिलता है। एक तीसरा उदाहरण भी है। पूरा ग्रीक रंगमंच मुखौटे पहनकर होता था, क्योंकि वो 15-20 हज़ार दर्शकों के सामने होता था और कुल जमा 3 अभिनेता पूरे नाटक को मंचित करते थे।
तो उनके यहाँ पर शुरू से ही रंगमंच में मुखौटों का प्रयोग मिलता है। एक तो इसलिए कि सारे अभिनेता पुरुष लोग होते थे, तो मुखौटों से वो लोग स्त्री और पुरुष का भेद कर सकते थे। दूसरा, मुखौटा लार्जर देन लाइफ होता था, इसलिए 20,000 लोगों के सामने मंच पर खड़ा हुआ अभिनेता उनके ध्यान में आए, अच्छी तरह से वो लोग उसको देख सकें। और तीसरा, ऐसा भी कहा जाता है कि इन मुखौटों के अंदर कुछ ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे रहते थे जिसकी सहायता से वो लोग अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकते थे। हालांकि अब जो लेटेस्ट अध्ययन सामने आया है उसमें इन यंत्रों की बात को नकार दिया गया है। वो लोग अपने पक्ष में ये तर्क देते हैं कि ये पूरा रंगमंच पर्वत की घाटी में होता था, तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से हम कुछ भी बोलते हैं तो वो अपने आप में गूंजता है, इसलिए उनको किसी यंत्र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 300 शताब्दी पूर्व ईसा से रोमन रंगमंच वहाँ पर आता है। कहा जाता है कि रोमन लोग बहुत कुशल इंजीनियर होते थे। इसके कारण उन्होंने, जो कि एक ऑर्केस्ट्रा के बैठने की जगह होती थी, एक बड़ा गोल दायरा जैसा रहता था, रोमन लोग अपने नाटकों के मंचन के लिए उस दायरे को पानी से भर देते थे। पानी से क्यों भरना है? ताकि उसमें दर्शकों के लिए समुद्री लड़ाइयों के दृश्य दिखाए जा सकें। तो यहाँ पर भी हमें बार बार हम देख रहे हैं कि तकनीक शुरू से ही, चाहे वो हमारे यहाँ का रंगमंच हो, चाहे पश्चिम का रंगमंच हो, उसका एक ज़रूरी हिस्सा रही है। सबसे ज़्यादा विकास तकनीक को लेकर मध्यकाल में दिखाई पड़ता है। मध्यकाल में पश्चिम में एक रिनेसां नाम का दौर आता है, जिसमें तत्कालीन इतिहासकारों ने, तत्कालीन आर्किटेक्ट्स ने, तत्कालीन रंगकर्मियों ने अपनी पुरानी परंपराओं को दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की। चित्रकला में पहले चित्रकला 2 आयामी होती थी, अर्थात उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई ही दिखाई जा सकती थी। लेकिन मध्यकाल में चित्रकला में तीसरा आयाम भी जुड़ गया, जिसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। अर्थात अब हम किसी चित्र में गहराई भी दिखा सकते थे, ऊंचाई भी दिखा सकते थे, किसी चीज़ की थिकनेस भी दिखा सकते थे।
तो इसका असर रंगमंच पर भी पड़ा। वहाँ पर सचमुच के ठोस दृश्य बंधों को मंच पर लाने की परंपरा शुरू हुई। इससे पहले ना तो हमारे यहाँ, ना ग्रीक रंगमंच में और ना रोमन रंगमंच में उस तरह के अलग से बनाए गए दृश्य बंधों का कोई प्रावधान नहीं था, जो कि बाकायदा ठोस सामग्री से बनाए गए हों। तो ये चित्रकला में पर्सपेक्टिव आने के बाद ये संभव हुआ कि या तो ठोस दृश्यबंध बनाए जाएं या पेंटेड कर्टेन्स पर भी ऐसा भ्रम पैदा किया जाए कि वो सचमुच के दिखाई पड़ें। फिर हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी पूरी दुनिया में औद्योगिक युग के नाम से जाना जाता है। उसका एक साल भी निश्चित किया है इतिहासकारों ने। 1739 एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है, जहाँ से ये नए नए आविष्कारों की शुरुआत होती है। भाप का आविष्कार, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार, साउंड का आविष्कार। तो जाहिर है कि ये सारी चीज़ें, और बाद में 19वीं सेंचुरी में फोटोग्राफी का आविष्कार, फिल्म का आविष्कार, और उसके बाद 20वीं शताब्दी में दूरदर्शन, और उसके बाद तो देखिए आप वीडियो आ गया, और अब लेटेस्ट मोबाइल तक। यानी कि 300 साल के अंदर 18वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के बीच लगातार ये जो तकनीकी विकास हुआ है, ये जो टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में आई, तो जाहिर है इसने भी रंगमंच को अपने ढंग से प्रभावित करना शुरू किया। और चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो हमारे यहाँ या पूरब के जितने भी देश हैं, उन सब के रंगमंच में ये टेक्नोलॉजी खूब खुल के दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से 2,500-3 हज़ार साल का एक लंबा इतिहास है, जिसमें पहले जो भी कुछ प्राकृतिक स्तर पर हमारे सामने है वो एक तकनीक के रूप में आता है। उसके बाद जब सचमुच की तकनीक आना शुरू होती है, विशेष रूप से रेनेसां काल में, जिसको हिंदी में हम पुनरुत्थान काल भी कहते हैं। पुनरुत्थान इसलिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस वक्त के रंगकर्मी अपनी पुरानी शास्त्रीय परंपराओं की पुनर्रचना कर रहे थे, और उसके साथ साथ बहुत सी तकनीकी चीज़ें जुड़ गईं। उन सब के बारे में हमने बात किया। और तीसरा दौर, जो कि 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक का है, जिसमें सचमुच साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्रयोग से करते करते डिस्कवर हुई, चाहे वो संयोग से डिस्कवर हुई, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बनती चली गई। जब ज़िंदगी में हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है वो हमारी कला में भी आएगा। जैसे चित्रकला में आज हम देखते हैं इंस्टॉलेशन का दौर आ गया है।
अर्थात चित्र अब सिर्फ कैनवस पर कलर और ब्रश सिर्फ उसका खेल नहीं रह गया है, अब सचमुच के ठोस पदार्थ भी चित्रकला का हिस्सा बन गए हैं। कोई टूटी हुई कार है, वो भी आपकी पेंटिंग का एक हिस्सा बन गया, या और इस तरह की दूसरी चीज़ें, या फिर म्यूरल की अवधारणा इसी पिछली शताब्दी में हमारे सामने आती है कि कैनवास नहीं, एक्चुअल स्पेसेस पर जाकर बड़े बड़े पेंटिंग्स तैयार किए जाएं जो सॉलिड सामग्री को इस्तेमाल करें। इस तरह से सिर्फ रंगमंच में ही नहीं, हर जगह पर, हर कला में आप म्यूज़िक को भी देख सकते हैं। कहाँ लाइव म्यूज़िक होता था, अर्थात गाने वाले और इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले स्वयं वहाँ पर मौजूद रहते थे। धीरे धीरे आज ये स्थिति आ गई है कि अब वो रिकॉर्डेड में बदल गया है। आपको म्यूज़िक सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास अवेलेबल है, आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आपके घर पर अवेलेबल है। आप जितना चाहें उसको सुनकर उसी हद तक एंजॉय कर सकते हैं जितना कभी हम सचमुच के कंसर्ट में जाकर सुना करते थे। तो ये संयोग नहीं है, बल्कि एक अनिवार्यता है कि जब ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हमारा ज़रूरी हिस्सा बनती जा रही हैं, तो उनको कलाओं में भी आना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भाग को हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें मैंने नाट्यशास्त्र से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी के नाम पर, तकनीक से शुरू करके कैसे हम टेक्नोलॉजी तक पहुँचे, उसका एक पूरा खाका आपके सामने प्रस्तुत किया है।